तो तब आप उसे कहेंगे कि गम्स अब आपके हेल्दी नहीं रहे। तो होना शुरू होती है। यस, हल्की सी चीज़ मेरे गम को टच करती है और खून आने लग जाता है। अगर तो हम स्केलिंग करवाने के लिए या दांतों की सफाई कराने के लिए जाएंगे, हमारे दांत हिल जाएंगे। गम तो बेचारा बहुत एक नाजुक सा स्ट्रक्चर है, लेकिन गम्स इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ लेके जा रहे हैं दांत को। ये सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी सकते हैं, तो ये तो गम्स के लिए हो गए अच्छे सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब साहिबा। आज हम उनसे बात करेंगे गम्स इश्यूज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे कि गम्स इश्यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली सेहतमंद मसूड़े और गैर सेहतमंद मसूड़ों में क्या फ़र्क है? जी, मैं आपको गम्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी आज इंशाल्लाह ताला। देखिए, हमारे जो मुंह है उसमें दांतों की इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें गम्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करें। अगर आपके गम्स हेल्दी होंगे तो इसका मतलब है कि आपके जो दांत हैं वो हेल्दी होंगे। लेकिन अगर आपके गम्स हेल्दी नहीं होंगे तो फिर आपके दांत चाहे जितने भी वो अच्छे हों, साफ़ सुथरे हों, उनमें कीड़ा ना लगा हुआ, लेकिन वो आपके जो है अच्छे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर गम आपकी वीक होंगी तो वक्त के साथ साथ आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके दांत बाहर आ जाएंगे। तो जो आपके हेल्दी गम होते हैं और जो आपके हेल्दी गम नहीं होते हैं, अनहेल्दी गम होते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। हेल्दी गम पिंक कलर के होते हैं और वो बड़े बिल्कुल टाइटली आपके दांतों के साथ वो फ्यूज़ हुए हुए होते हैं। बड़ा खूबसूरत उनका एक जो है मार्जिन होता है आपके दांतों के साथ। अगर इसके बरअक्स हम देखें जो कि आपके अनहेल्दी गम्स हैं, उसमें क्या होता है कि गम्स जो है सूजे हुए होते हैं। वो फिर उसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं जो कि आज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि थोड़े कम हेल्दी कौन से हैं और थोड़े ज़्यादा अनहेल्दी कौन से हैं, थोड़ी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कौन से हैं। तो अगर कभी भी गम अपनी पिंक स्टेज से हटकर वो रेड कलर का हो गया, ब्लीड कर रहा है, या जो है वो आपको लग रहा है कि मेरे मुंह में अब वो स्ट्रक्चर नहीं रहा और उसने आपके दांतों को छोड़ दिया है, तो तब आप उसे कहेंगे कि गम्स अब आपके हेल्दी नहीं रहे। जब इन्फेक्शन की तरफ जा रहा होता है, इसकी चेंज हो रही होती है उसकी, तो कैसे पता लगता है कि ये हमें एक आम बंदे को, आम मरीज़ को कैसे पता लगेगा कि हम अब हमारे गम्स ख़राब होना शुरू हो गए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें, एक इंसान है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब आप ब्रश कर रहे हैं, आप के जो है बिल्कुल ठीक गम्स हैं, कोई खून नहीं आ रहा मुंह से, लेकिन जैसे जैसे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो गम के साथ चिपके रहेंगे तो आप हल्का सा भी ब्रश लगाएंगे वो ब्लीड करने लग जाएंगे। फर्स्ट साइन आपको ये नज़र आएगा। जब आप देखेंगे कि पहले मैं ब्रश कर रहा था और कोई भी मुझे ऐसे ब्लीडिंग का इशू नहीं था, लेकिन अब जब मैं ब्रश कर रहा हूँ और वैसे भी कोई भी हल्की सी चीज़ मेरे गम को टच करती है और खून आने लग जाता है, तो तब एक अलार्मिंग स्टेज है कि जो आपकी गम्स हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो रहे हैं। मसूड़ों की सेहत के बारे में आम लोग कौन सी गलतफहमी का शिकार होते हैं? देखिए, मसूड़ों की सेहत के बारे में बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि शायद मसूड़ों को अगर कुछ हो गया, ख़राब हो गया, तो दांतों को कुछ नहीं होगा। 3-4 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जो कि पता होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो दांत हैं वो एक लंबे अरसे तक ठीक रहें, तो सिर्फ दांतों का नहीं, आपने उसके आसपास जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं उनका भी ख्याल रखना है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आपकी बोन आ जाती है, आपकी पेरिडोंटल जो लिगामेंट्स हैं वो आ जाते हैं, फिर आपकी गम्स आ जाते हैं और फिर आपका टीथ आ जाता है। अगर ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं जो दांत को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक रहेंगे तो दांत की लाइफ ठीक रहेगी। अगर दांत में कीड़ा लग जाता है, दांत ख़राब हो गया। अगर दांत बिल्कुल ठीक है लेकिन पेशेंट किसी न किसी वजह से ब्रश नहीं कर रहा, फ्लॉस नहीं कर रहा, वो अपनी गम्स का ख्याल नहीं रख रहा, तो जैसे गम का जो एक आपके डिज़ीज़ स्टार्ट होगी तो उसके साथ साथ बोन लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये गम ज़्यादा डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई तो बोन लॉस होना शुरू होती है। यस, बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे पता लगेगा? बिल्कुल, देखिए, एक चीज़ है इरिटेटिंग, ठीक है, फूड पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले वो सॉफ्ट होंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी जो गम है उसके इर्द गिर्द वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वो थोड़े होंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट बिल्कुल ना फ्लॉस करेगा ना ब्रश करेगा वो हार्ड होते जाएंगे। जो गम है और जो दांत है उनका एक एज पे उसके साथ चिपका हुआ है। अगर मैं एक लेमैन में कहूँ तो वो
इरिटेट होने की वजह से वो उसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो उसको छोड़ना स्टार्ट करेगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपकी उस गम से और उस दांत से रूट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वो रूट में जाना स्टार्ट होंगे, पेरिडोंटल लिगामेंट्स और आपकी जो गम्स है वो और ज़्यादा दूर होने लग जाएंगे, ये और नीचे जाने लग जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा दांत हिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके दांत मूव होना स्टार्ट होगा, क्या होगा, आपके दांत के इर्द गिर्द जो बोन है उसमें वो ऐसे सेल्स हैं, जैसे हम एक ऑर्थो का ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम दांत को प्रेशर के थ्रू मूव करते हैं तो बोन डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम उसे स्टेबल करते हैं, फिर बोन बनना स्टार्ट हो जाती है। जब एक दांत है उसके इर्द गिर्द का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, दांत हिलना स्टार्ट हो जाए, जैसे हिलेगा बोन साथ में डिज़ोल्व, आपकी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, बोन आपकी ख़त्म हो जाएगी और दांत आपके हाथ में आ वो जाएगा। जो बोन ख़त्म हो रही होगी तो वो साथ वाला जो दांत है वो भी उसमें इफेक्ट होगा। देखिए, ये जो गम डिजीज़ है ना, ये आपने याद रखना है कि ये एक दांत पे नहीं होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि गम किसी एक ही दांत को इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ये जनरलाइज्ड होती है। जब गम डिजीज़ जब स्टार्ट होगी तो वो ओवरऑल सारे दांतों को इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका आगे वाला दांत है पीछे वाले मजबूत है। अगर एक पेशेंट जो है वो अगर आगे की सफाई अच्छी नहीं रख रहा तो फॉर श्योर वो पीछे की भी क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहा। तो इट्स अ जनरलाइज्ड। दांत पेशेंट के हिलना स्टार्ट होते हैं, आगे चारों के चारों गिर जाते हैं, ठीक है। ख़ासतौर पे ज़्यादा लोअर वाले दांतों में और पीछे प्री मोलर एरिया में देखा है ये, क्योंकि सही तरीके से ब्रशिंग नहीं की जाती। फूड डिपॉजिट्स पॉकेटिंग बनती है, फूड डिपॉजिट्स होते हैं, फिर दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, लोग आमतौर पर जो किन मसूड़ों के मसाइल के दो चार होते हैं, मकसद क्या उनके इश्यूज होते हैं? सबसे बड़े जो मसला है ना वो उनके जहन में ये है कि अगर तो हम स्केलिंग करवाने के लिए या दांतों की सफाई कराने के लिए जाएंगे, हमारे दांत हिल जाएंगे, हमारे दांत गिर जाएंगे, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं आते डेंटिस्ट के पास, और वो तब आते हैं जब दांत हिल जाते हैं। तो एक तो इस डर से वो नहीं आते कि हमारे दांत हिल जाएंगे, और जब हिल जाते हैं फिर भी उनको डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तो आपके दांत हिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए, स्केलिंग में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होती है और उनका सिर्फ ये काम है कि जो एक जो चीज़ है जो आपके दांतों को इरिटेट कर रही है, उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के थ्रू, जस्ट वाइब्रेशन के थ्रू, कोई उसमें ऐसी चीज़ भी नहीं होती कि वो ग्राइंड करेगी, वो उसने आपके दांतों से रिमूव करना है। आपके दांत तब गिरते हैं जब आप डेंटिस्ट के पास उस टाइम जाएं कि आपका जो डिपॉजिट्स हैं वो इतना बोन लॉस और इतना गम लॉस कर चुका है कि अब वो डिपॉजिट से ही आपका दांत स्टेबल खड़ा हुआ है। जैसे वो डिपॉजिट्स आप रिमूव करेंगे, दांत हिल के हाथ में आ जाता है। तो उससे उनके जहनों में ये बैठ गई ये बात कि हम स्केलिंग कराएंगे हमारे दांत हिल जाएंगे, हालांकि वो पहले से ही ख़त्म हो चुका है। अक्सर ऐसा देखा गया कि तकलीफ़ हो रही है दांत के अंदर, तो ऐसा लग रहा है सारे दांतों में तकलीफ़ हो रही है, इसी क्या वजह होती है? वो पता ही नहीं होता कि पूरे मुंह के अंदर तकलीफ़ हो रही होती है। देखिए, ये मुख्तलिफ टाइप की इसमें तकलीफ़ें आ जाती हैं। एक तो इस तरह की पेन है कि एक दांत है उसमें है इन्फेक्शन है या फिर उसमें कैविटी हो गई है, तो वो जब उस इन्फेक्शन की वजह से नीचे से जो नर्व जा रही है ना उस दांत से, वो इरिटेट होगी ना, तो वो नर्व जिन जिन दांतों को सप्लाई करिए वो पूरा एरिया आपका इरिटेट होगा, तो वो जनरलाइज पेन हो जाता है। और वही जब इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर नीचे भी होने लग जाती है, ऊपर भी पेन, वो रेडिएट होने लग जाती है। पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये क्यों, कहाँ पेन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जो मेन सप्लाई दे रही है वो इरिटेट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से पेशेंट को नहीं पता चलता। दूसरी जो बात आ जाती है वो गम्स के इश्यूज़ आ जाते हैं। सम टाइम जो आपका गम है वो किसी न किसी वजह से इरिटेट हो जाता है और उसका पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को नहीं समझ लगती कि दांत का दर्द है, ये गम का पेन है। फिर इसमें तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि कुछ लोगों को साइनस का इशू होता है। साइनस का इशू ये होता है कि फ्लू रहता है या फिर आपकी साइनस यहाँ पे ट्रैक होते हैं, उसमें एयर रेजोनेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे दांतों की रूट्स हैं ना वो इस साइनस ट्रैक में होती हैं। जब वो रेजोनेट एयर इन रूट्स को टच करती है ना तो एज अ होल पेन होता है। तो तभी पेशेंट को समझ नहीं आती कि ये मुझे दांतों में पेन हो रहा है या जो मुझे फ्लू लगा हुआ है उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनको डॉक्टर ने आइडेंटिफाई करना होता है, और ये नहीं कि वो आएँ और हम दांतों का इलाज स्टार्ट कर दें। आप पूरी हिस्ट्री लेंगे तो आधी बात उधर ही क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, ब्रश या फ्लास के दौरान मसूड़ों से जो खून आता है, इसी क्या वजूहत होती है? देखिए, ब्रश से तो खून तब आएगा जब आपने गलत ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ किया होगा, ठीक है। अगर आप सही ब्रिस्टल समझते हैं, आप मार्केट में जो है ना अगर आप जाएंगे ना तो दांतों के ऊपर वो जो सॉफ्ट से आप लगे, आप कहती हैं कि सॉफ्ट होना चाहिए? नहीं,
मैं कहती हूँ कि मीडियम होना चाहिए। अगर गम इरिटेट हैं तो सॉफ्ट की तरफ जाएं, हार्ड ना यूज़ करें। देखिए हम मार्केट में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम क्या ले रहे हैं। हमें कलर पसंद होता है, पिंक कलर ले लिया, या हमें पसंद होता है ये ब्रांड। हमें पढ़ना चाहिए कि उसके ऊपर है क्या, जिग-जैग है, आपकी वो टंग को साफ़ करने के लिए है, आपके दांतों को साफ़ करने के लिए है, इंटरडेंटल एरियाज़ के लिए। डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं टूथब्रश की। एक कंपनी बना रही है तो वो उसको बड़ी चीज़ों को देख के वो बना रही होती है। तो आपने जाना है, अगर तो आप सही ब्रश, अगर आपके गम्स जो हैं वो आपके हेल्दी हैं और आप सही टूथब्रश का इस्तेमाल करें तो कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरा जो आपका सवाल है फ्लॉस अब क्या है, फ्लॉस इस्तेमाल करना ही हमें नहीं आता। हमने दांत पकड़ा धागा, समझते हैं उसे, और हमने ज़ोर से लगाया। जब आप इतने ज़ोर से लगाएंगे वो जाके आपकी गम्स में लगेगा और फॉर श्योर ब्लीडिंग होगी। इसका एक तरीका है, इसको यूज़ करने के लिए आपने एक लंबा सा थ्रेड लेना है, अपने फिंगर के इर्द गिर्द उसे टाई करना है ताकि वो सिक्योर हो जाए। फिर आपने स्लोली आपने गम की सी शेप में जाना है। मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो उस तरीके से आप यूज़ करेंगे, कभी भी आपकी गम से ब्लीडिंग नहीं होगी। जब आप एक गम के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, उसके ऊपर आप एक जो है ज़ोर से गम को लगाएंगे, गम तो बेचारा बहुत एक नाजुक सा स्ट्रक्चर है, तो फिर आपको ब्लीडिंग होगी। अगर आप सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, सही डायरेक्शन भी ठीक होना चाहिए, और वो जो उसको करने का जो तरीका है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं, हाँ रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। आपने तो सिर्फ वो जो पार्टिकल्स, सॉफ्ट से पार्टिकल्स फूड के हैं रेगुलरली, अगर आप यूज़ करते हैं ना, सॉफ्ट जो फूड पार्टिकल है उसको जस्ट आपने रिमूव करना है। इंटरडेंटल, देखिए दांत जो ब्रश है ना आपका, वो आपकी दांतों की इंटीरियर सरफेस को साफ कर रहा है, वो इंटरडेंटल नहीं जा रहा। इंटरडेंटल का मतलब ये दो दांतों के दरमियान की सरफेस, ब्रश उधर नहीं जा रहा। उस जगह को साफ करने के लिए या तो आपने इंटरडेंटल ब्रशेज यूज़ करने हैं, या आपने फ्लॉस यूज़ करना है, या आपने वाटर फ्लॉस यूज़ करना है। तो देखिए इन चीज़ों को जब आप यूज़ करेंगे, सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, फोर्सफुली कोई चीज़ भी डेंटिस्ट्री में नहीं है। बी जेंटल। तो बच्चों के जो ये ब्रश होते हैं वो भी सेम होते हैं, उनको फ़र्क होता है कि बड़ों के और हैं, छोटों के और हैं। ओबियसली ऐसे मार्केट में होते हैं फ़र्क ये, लेकिन देखा ये गया कि बड़े ब्रश को बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल भी छोटे बच्चे बड़ों का नहीं इस्तेमाल कर सकते। बच्चों के मार्केट में अपनी एज वाइज टूथब्रश आते हैं। जो अच्छी कंपनीज होती हैं और जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो मार्केट में जाते हैं, एज वाइज पढ़ते हैं। 0 से 2 ईयर्स का होगा, फिर 2 से 6 ईयर का होगा, या 2 से 4 ईयर का होगा, या फिर 5 से 6, फिर ऑनवर्ड 8 से 14, इस तरीके से डिफरेंट होते हैं। 14 ईयर तक तो एटलीस्ट बच्चा जो है ना अपने बच्चों वाला ही ब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करे, बड़ों का वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। 14 साल तक वो अपनी उम्र के हिसाब से ब्रश इस्तेमाल करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऐसा नहीं पता होता वालिदैन को। मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़ा ब्रश दिया होता है बच्चे को, हाँ ये ठीक नहीं है। और बच्चों के तो दांत इतने सॉफ्ट होते हैं ना, उनके तो एक छोटे हेड वाले और आपने 100 ब्रिस्टल वाले टूथब्रश लेने हैं, ताकि बच्चे के, क्यों बच्चों को नहीं पता, वो फिर अपने गम्स को इरिटेट कर देते हैं। वो जब तेज़ी से ब्रश करेंगे, छोटे छोटे उनके दांत होते हैं, तो वो फिर अपने बजाय ये कि वो अपने दांतों को साफ करे, वो अपने गम्स को इरिटेट कर देते हैं। जिंजिवाइटिस और पेरोडोंटिक्स में क्या फ़र्क है बेसिकली? देखिए मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा दांत है उसके आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो दांत को उसकी सॉकेट में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दांत के इर्द गिर्द आपकी गम्स हैं और जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, ये दांत को सॉकेट में रखते हैं। पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो हैं वो आपके दांतों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई फूड च्यू करते हैं ना, आपको नहीं फील होता, लेकिन दांत आपका जो है ना वो आप जैसे कार में कहते हैं ना शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, इस तरीके से ये पेरिडोंटल लिगामेंट आपकी शॉक जो हो रही होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और फूड पार्टिकल अच्छे से जो है ना च्यू होते हैं। ये दांत नेचुरल और इम्प्लांट में ये फ़र्क है। इम्प्लांट हड्डी में फिक्स हो जाता है, उसके इर्द कोई पेरिडोंटल लिगामेंट नहीं होते, उसमें ये कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने दांत ऐसा बनाया है कि उसके इर्द ये पार्टिकल्स होते हैं, जो ये लिगामेंट्स होते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी एक जो डिजीज़ है वो गम को इरिटेट कर रही है तो आप कहेंगे इसको जिंजिवाइटिस हो गया, इन्फेक्शन ऑफ गम्स। लेकिन गम्स जिंजिवाइटिस मीन इन्फेक्शन ऑफ गम्स। लेकिन अगर यही चीज़ ट्रैवल करके पेरिडोंटल लिगामेंट से रूट की तरफ चली गई है तो फिर आप इसे कहेंगे पेरिडोंटाइटिस, कि पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो हैं उनका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इट्स डीप इन्फेक्शन।
ये डिके की तरफ, मतलब दांत को ये आपके इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ लेके जा रहा है दांत को। ये सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी ये कैसे मसूड़ों की सेहत को जो है ये कैसे डैमेज करती है? स्मोकिंग से आप जिंजवाइटिस तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि पेशेंट के जो गम्स हैं वो ब्लैकिश हो जाते हैं, ठीक है, और जो उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो कैंसर की तरफ जा सकते हैं। एक अगर इंसान बहुत लंबे अरसे तक स्मोकिंग कर रहा है तो निकोटीन की वजह से उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकस लेयर, वो इरिटेट हो जाती है, तो फिर वहाँ पे कैंसर और प्री कैंसर जो कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं, तो इस लिहाज से गम्स उनके इरिटेट हो सकते हैं। अच्छा, गम्स हेल्थ को बरकरार रखने में खुराक क्या किरदार अदा करती है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो वो सेहत उसको नुकसान दे सकती हैं और फ़ायदा ना दे सकती हैं? देखें, गम्स की हेल्थ के लिए अगर आप फाइब्रस डाइट लेंगे तो वो गम्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, लेकिन गम्स की हेल्थ में ना कोई ऐसा इशू नहीं है। विटामिन सी हो गया, वो गम्स को इन्हांस करता है, आपकी जो है गम्स को वो। विटामिन सी अभी आप बता रहे हैं कि फ्रूट की शक्ल में लेना चाहिए, जैसे आजकल विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं, किसी में भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जो है फ्रूट्स की, वेजिटेबल की इस फॉर्म में लें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये तो गम्स के लिए हो गया अच्छे। और गम्स के लिए जो डाइट उसको डिस्टर्ब करती है वो सिर्फ यही है कि उसके साथ वो चीज़ लगी रही और आपने उसको साफ़ नहीं किया, ठीक है। बाकी जो आपकी गम्स हैं उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं वो भी डिस्टर्ब करती हैं। लाइक पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया था और उनके बहुत ज़्यादा गम्स इरिटेट इस लिहाज से थे कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए थे। आप उसको कहते हैं कि ये गम का हाइपरप्लेजिया हो गया। हाइपरप्लेजिया में गम्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। तो वो क्यों हुआ था? मैंने जब उनसे हिस्ट्री ली तो वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे और वो ऐसी एक मेडिसिन ले रहे थे जिसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि वो गम्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करा था। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो गम्स का एक पार्टिकल होता है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करती हैं, तो जिसकी वजह से गम्स ओवर ग्रो कर जाते हैं। गम डिजीज़ की इब्तदाई अलामत कौन सी होती हैं? गम डिजीज़ की इब्तदाई अलामत यही है कि जब आप ब्रश करेंगे आपके दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो गम्स है वो चेंज इन कलर करेंगे, आपके मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। अब स्मेल किस तरीके से आएगी? पेशेंट रात को सोता है, उसके गम्स ब्लीड करते हैं, जब वो सुबह उठता है तो ब्लड की वजह से उसके मुंह से स्मेल आती है। या फिर फूड पार्टिकल्स हैं जो पॉकेटिंग में हैं या फिर कोई ब्रिज लगा हुआ है उसके नीचे एक्यूमुलेट हुए हैं, तो वो जब भी बात करेगा उसके मुंह से स्मेल आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अर्ली स्टेज पे बताना स्टार्ट कर देती हैं कि गम्स का कलर पिंक से रेडिश हो गया है। आपके जो दांत हैं उसके इर्द गिर्द जो एक लाइन इस तरह का गम्स ने बनाई हुई है वो अजीब सी इरिटेटिंग वाइटिश होगी, ऊपर पिंक गम होंगे। तो ये जो चीज़ें ये आपको बताती हैं कि अब आपकी गम्स जो है ना डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो। अच्छा, मैंने देखा है कि बाज़ लोग हैं उनके मुंह से स्मेल आती है, इसकी क्या वजह? देखिए, इसके डिफरेंट रीज़न है, एक रीज़न नहीं हो सकता। ये चेकअप पे ही हम पेशेंट को बताते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनके मुंह में कैविटीज़ होती हैं, कैविटी से नहीं स्मेल आती, कैविटी के बीच में जो फूड स्टक होती है, जो अब उनको नहीं पता होता कि 1 महीना पहले जो उन्होंने फूड खाई है वो भी हो सकता है वो उन्होंने कुली ना की, उसमें स्टक हुई हो, उसकी वजह से स्मेल आती है। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो खाना शाना खाते हैं, ब्रश नहीं करते, तो ओवरऑल फूड पार्टिकल की वजह से गम में पॉकेटिंग हुई है, वहाँ से स्मेल आती है। या उन्होंने इतने ज़्यादा ब्रिजेस और क्राउन लगाए हुए हैं जिसके नीचे से वो सही से सफाई नहीं करे, फूड उधर डिपॉजिट्स हुए तब स्मेल आती है। या तो उनकी ज़ुबान के ऊपर जो है ना फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं और वो टंग स्क्रैपर यूज़ करके ज़ुबान को साफ़ नहीं करते, तब उनके मुंह से स्मेल आएगी। या तो पूरा मुंह उनका बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है लेकिन उनको जो है फ्लू का इशू रहता है हर वक्त, तो उनके मुंह से स्मेल आएगी। कोई भी रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इन्फेक्शन हो या कुछ ऐसा हो, तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं मुंह से स्मेल आने के। स्टमक अपसेट हो सकता है, देयर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है, का भी इशू हो सकता है। बिल्कुल। कोई शख्स अपने मसूड़ों की सेहत को कैसे चेक कर सकता है? क्या पैरामीटर होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो इंसान अपनी ब्रशिंग अच्छी रखता है ना उसको तो ज़रूरत नहीं होगी, उसके होंगे ही नहीं, और जिसके ख़राब होंगे उसे पता नहीं चलेगा जब तक वो डेंटिस्ट के पास नहीं आएगा। वो समझेगा कि ये ऐसे ही हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, कभी ब्रश करेगा कभी नहीं करेगा। उससे पता है क्या लगेगा? उससे ये लगेगा कि ब्रश की वजह से ही मेरे गम से ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा। तो वो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। वो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ब्रश करता था, मेरे मसूड़े से खून आता था, मैंने ब्रश करना छोड़ दिया।
तो ये नहीं होता। जब आप ब्रश नहीं करते हैं और आपके गम्स इरिटेट होते हैं तो आपकी जो है वो खून आता है। ब्रशिंग की वजह से खून नहीं आता। ब्रशिंग की वजह से खून सिर्फ तब आ सकता है आपने हार्ड ब्रिस्टल का ब्रश लिया और आप गम्स के ऊपर ब्रश कर रहे हो, अदरवाइज़ नहीं आ सकता। तो यही चीज़ है कि जो लोग अपनी मेंटेन रखते हैं ओरल हाइजीन, रेगुलर डेंटल चेकअप्स भी कराते हैं, स्केलिंग भी कराते रहते हैं, फ्लॉस भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं, उनके गम्स नहीं ख़राब होते। अच्छा, शदीद गम डिजीज़ की कोई अलामत हो सकती हैं? बिल्कुल, शदीद गम डिसीज़ की देखें, वही आप इसमें देखेंगे कि मल्टीपल फैक्टर्स आपने देखने हैं ना, कि वेदर के पेशेंट ओरल हाइजीन नहीं अच्छी रख रहा, या तो वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से गम्स जो है वो इंक्रीज़ कर गए, या तो उसका जेनेटिक्स ऐसा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसे आ रहे हैं कि उसके एक जेनेटिकल इशू है जिसकी वजह से गम्स जो है ना वो रीग्रो करें। तो डिफरेंट इसके रीज़न हो सकते हैं गम डिजीज़ के। क्या गम डिजीज़ जब इब्तदा के अंदर इसको देखा जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि जब 100% इन्फेक्शन स्टार्ट हो रही है तो? 100% देखें, यहाँ तक कि अगर पॉकेटिंग भी स्टार्ट हो गई है ना तब भी, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी पॉकेटिंग हो गई है और मोबिलिटी दांत में हमारे पास ग्रेड 1 ग्रेड 2 की है, तब भी हम इसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी सर्जरीज हैं जिनके थ्रू हम आपकी गम्स को जो है, अब इब्तदाई स्टेज में तो जस्ट स्केलिंग और थोड़ी सी प्रॉपर केयर के साथ विद इन मंथ आपकी गम्स दोबारा वापस हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, और कुछ लोगों के तो हफ्ते के अंदर अंदर ही। लेकिन जैसे जैसे अगर डिग्री बढ़ती गई है तो उस लिहाज से उसको टैकल करना थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं लंबा हो जाता है। लेकिन जब तक ग्रेड 3 पे मोबिलिटी ना आ जाए और आपकी जो इश्यूज़ हैं वो पेरिडोंटल लिगामेंट्स तक ना जाएं, तब तक जो है हम इसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही बूंद ख़त्म हो गई है और बिल्कुल ही दांत हिलने लग गया है तो फिर एक्सट्रैक्शन ही करनी पड़ती है दांत की। क्या ये दांतों के गिरने का बायस भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे और ये डिज़ीज़ आपकी जिंजिवाइटिस से पेरिडोंटाइटिस की तरफ कन्वर्ट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी की सारी बूंद को ख़त्म करेगी और फिर आपके दांत, पेशेंट ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारा दांत हिल रहा था, हमने खुद हाथ से पकड़ के निकाल लिया। क्यों? तो इस लेवल पे भी चला जाता है दांत के वो हिलाने से और वो निकल जाए? और देखिए, दांत के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थी, नर्व भी ख़त्म हो गई, गम्स भी ख़त्म हो गए, पेरिडोंटल लिगामेंट भी ख़त्म हो गई, पेन ही नहीं रहा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कंडीशन ऐसी आती है पेन ही नहीं रहता? ये पेनलेस, ये सबसे बड़ा इसका मसला ये पेनलेस प्रोसीजर है। गम डिजीज़ पेनलेस प्रोसीजर है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये पेशेंट को पता ही नहीं चलता। सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोग उसको समझ के अर्ली स्टेज पे ही अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग लास्ट डिके तक वेट करते हैं। अगर पेनफुल ये प्रोसीजर होता ना तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तभी पेशेंट आ जाता। जैसे पेन स्टार्ट होती है और रूट कैनाल के लिए आ जाते हैं जब पेशेंट। पेन स्टार्ट हो रहा हो तो उस वक्त मरीज अगर डॉक्टर के पास जा रहा है वो टाइम ठीक है? पेन होता ही नहीं है इसमें, यही तो इशू है। इसमें सिम्टम्स आते हैं कि आपकी जो गम्स हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, रेडिश हो गए हैं, आपके दांतों में हल्की फुल्की मोबिलिटी आ गई है, सेंसिटिविटी फील हो रही है, ये है। अगर इसमें पेन होता तो पेशेंट फ़ौरन आ जाता डॉक्टर के पास कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, गम्स का इशू स्टार्ट हो गया। क्या गम डिजीज़ का ताल्लुक जो है वो दिल की बीमारियों से भी हो सकता है? बिल्कुल, गम डिजीज़ का ताल्लुक दिल की बीमारियों से इस तरीके से हो सकता है मेडिकेशन, कि वो मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं। कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं जो कि आपकी, मैंने पहले भी बताया है कि गम्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्होंने जो है ना हाइपरप्लेजिया कर दिया गम्स का। जब गम्स का हाइपरप्लेजिया होता है उसमें इस तरह गम्स इतने ग्रो कर जाते हैं समटाइम्स, तो वो पूरे के पूरे आपके दांत को कवर कर देते हैं, आपका दांत नज़र ही नहीं आता। और जब वो दांतों को कवर कर देते हैं, मैं एक केस की पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी, जब वो दांतों को कवर कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि इंसान ब्रश ही नहीं कर सकता, खाएगा कैसे। तो इस केसेस में जो है दो इसके अल्टरनेटिव्स हैं। एक तो ये है कि वो पेशेंट अपनी जो मेडिसिन है उसको चेंज करवाएगा, अपनी मेडिसिन को चेंज करेगा, ऐसी मेडिसिन लेगा जो कि आपकी गम्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं करते। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो गम्स की सर्जरी की तरफ जा सकता है, वो हमारे पास आएगा, हम उसकी डिफरेंट लेज़र सर्जरीज होती हैं या फिर गम्स को टोटली रिमूव कर देंगे, इस तरह की सर्जरीज होती हैं, उसको हम करते हैं। लेकिन फिर अगर वो अपनी ड्रग को चेंज भी करता है और सर्जरीज नहीं कराता
तो 1 साल लगता है गम्स को वापस अपनी जगह पे जाने के लिए। तो इस लिहाज से हार्ट पेशेंट में ये इशू देखा गया है। आ सकता है इशू है। बिल्कुल। हामला ख़वातीन जो होती हैं उनको डेंटल क्लिनिक में आने से पहले कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए? देखिए, डेंटल इश्यूज़ एक तो ये है कि सेफ़ हैं, सब सेफ़ हैं। प्रेगनेंसी में पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसे प्रोसीजर लाइक जो कि इतने इमरजेंसी वाले ना हो उसको अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज़ लेने से अवॉइड करें। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि एक्सरेज़ ले ही ना। और लेकिन ये जो बीच में प्रेगनेंसी का मिड सीज़न होता है, मिड ट्राइमेस्टर जो होता है आपका 3 to 6, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। इसमें कोई भी डेंटल प्रोसीजर किया जा सकता है। 3 to 6 प्रेगनेंसीज़ का जो मतलब 9 मंथ्स होते हैं ना, उसमें जो 3 to 6 है वो सेफ़ जोन होता है। उसमें वो कोई भी अपना डेंटल ट्रीटमेंट करा सकती है, हर ड्रग उसमें सेफ़ होता है। उसके बाद मसला हो सकता है? मसला ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो चीज़ ये है कि अगर रूट कैनाल करा ली उन्होंने, या सफाई करा ली, या एक्सट्रैक्शन करा ली, उसके बाद जो मेडिकेशन दी जा रही है एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर है वो सेफ़ जोन में देनी चाहिए। वो देनी चाहिए जिससे बेबी की ग्रोथ में, बेबी के हार्ट में, उनमें कोई इशू ना आए। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो पोस्ट ऑफ हम मेडिकेशन दे रही होती है उसमें हमने केयर करना होता है, वरना डेंटल प्रोसीजर सेफ़ है। क्या गम डिजीज़ काबिल इलाज है और किस मरहले पे मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती है? गम डिसीज़ बिल्कुल काबिल इलाज है अर्ली स्टेजेस पे। अगर तो अभी बात इतनी है ब्लीडिंग तक है, पॉकेटिंग तक है और दांत की मोबिलिटी ग्रेड 1-2 में है, तब तक आपकी ये सेफ जोन में। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी, अगर हम लेज़र सर्जरीज ये होती हैं कि डीप रूट प्लानिंग उसमें की जाती है, उसमें जो आपका गम है निक्रोज्ड हो चुका है, उसने गम आपके दांत की सरफेस को बिल्कुल छोड़ दी है, उसको हम कट कर देते हैं लेज़र के थ्रू। तो फिर जो पीछे हेल्दी गम रह जाता है वो आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपके गम के साथ आगे फिर से जुड़ जाता है। तो इस स्टेज तक तो हम इसको रिवर्स बैक कर सकते हैं और डिफरेंट फ्लैप सर्जरीज के थ्रू, डिफरेंट हमारे पास टनल टेक्निक्स के थ्रू डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, उससे हम गम की रिसेशन, अगर रिसेशन का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी वजह से गम, ज़रूरी नहीं है कि उसमें जिंजिवाइटिस हुआ हो, समटाइम लोग बहुत तेज़ी से ब्रश कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गम्स नीचे चले जाते हैं, तो उन डिफरेंट टेक्निक से हम गम्स को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दांत ने बिल्कुल ही अपनी जगह छोड़ दी है और बिल्कुल बोन लॉस हो गया उसका और गम्स ख़त्म हो गया, तो उसमें हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। सेहतमंद मसूड़ों को बरकरार रखने के लिए कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कि हम वो करें? आपने डेली बेसिस पे ब्रश करना है, एक सुबह खाने के बाद और एक रात को बेड पे जाने से पहले। इन बिटवीन आपने जो भी खाना खाने कुली करनी है। रात को जब आप बेड पे जाने से पहले ब्रश करेंगे उसके साथ आपने फ्लॉस लाजमी करना है। अगर आप ये जो नॉर्मल थ्रेड वाला फ्लॉस होता है वो नहीं कर सकते, आप बता रहे हैं कि ये सेहत मसूड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरडेंटल कैविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरडेंटल दांतों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरडेंटल जो एक्युमुलेशन होती है उसकी वजह से जो स्मेल आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्लॉस अगर जो लोग नहीं यूज़ कर सकते वो वाटर फ्लॉस या फिर इंटरडेंटल ब्रशेस की तरफ जा सकते हैं। तो आप जब तक दांत की एक एक सरफेस को साफ़ नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ आगे से साफ़ करें, आप दांतों की ओक्लूजल मतलब ये जो दांत के ऊपर वाली सरफेस है जहाँ से हम खाना च्यू करते हैं उसको साफ़ नहीं करेंगे, अगर आप दांतों की अंदर वाली सरफेस को साफ़ नहीं करेंगे तो आपने दांतों को एक सरफेस से सिर्फ आगे से लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं चमकाना ना, आपने अपने फ़ायदे के लिए दांतों को साफ़ रखना है ताकि आप इसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें। अच्छा, अक्सर पेशेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि टूथपेस्ट के बारे में ना, कि कौन सी टूथपेस्ट है वो ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त जो मार्केट में है ना बहुत वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं और हर ब्रांड ने हर किस्म का टूथपेस्ट निकाला हुआ है। बेसिक जो एक इंसान है जो कि आप उसके गम्स भी अच्छे हैं, वो डेली बेसिस पे ब्रश करता है, तो उसने तो सिर्फ वो ब्रश टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है जो कि उसके दांतों को प्रोटेक्शन दे कैविटी के अगेंस्ट। तो कैविटीज़ के अगेंस्ट जो चीज़ प्रोटेक्शन देती है वो है फ्लोराइड, ठीक है। वो आपके दांतों के ऊपर प्रोटेक्टिव एक कोटिंग कर देती है जिसकी वजह से जो है आपके दांत कैविटी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके बावजूद आपको मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट मिलेंगे, एक एक ब्रांड में डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, तो वो डिफरेंट इश्यूज से लाइक अगर हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है उसको सेंसिटिविटी है तो हम उसको वो प्रोडक्ट वाला देंगे कि जो सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपको सेंसिटिविटी से सेव करता है। देखा ये गया कि नॉर्मली जो है इंसान कोई भी जाता है दुकान पे और किसी भी इस पे शॉप पे के पेस्ट देते हैं कोई भी,
तो वो एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है, ये बेस्ट है? तो मार्केट में तो बहुत सारे टूथपेस्ट। देखिए ये फिर एक जो है ना बेस से ये काम करना पड़ेगा, जो कंपनीज बना रही हैं और वो जहाँ पर अपना प्रोडक्ट रखवा रही हैं एटलीस्ट वहाँ पे वो उनको एजुकेट भी करें कि आपने हर एक को ये नहीं दे देना और सेल नहीं करनी, बल्कि आप थोड़ी सी एजुकेशन भी दें साथ कि सर ये इसलिए बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है, आप ये प्रिस्क्रिप्शन दें हमें, ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम आपको सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट नहीं दे सकते, हम आपको ब्लीडिंग गम का नहीं दे सकते, हम हाँ नॉर्मल आपको फ्लोराइड का दे सकते हैं। नहीं, आपका आइडिया तो ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन देखा ये गया है कि एक मेडिकल स्टोर के ऊपर तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन एक आम शॉप के ऊपर जो है ना, वहाँ पे तो एक किराने की शॉप के ऊपर ये रखी होती है, वो उठा के पेज दे दें, ले लो, ये ले लें। एक्चुअली में ना ये हमारे मुल्क का मसला है ना, हमारे मुल्क में तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, हमारे मुल्क में आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अगर जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, उन्हें कहेंगे एंटीबायोटिक दे दें, वो भी दे देते हैं। मसला ये है ना, बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो आप जब तक डॉक्टर से नहीं लिखवाएंगे ना, उससे एक गोली भी वो ऊपर नहीं देंगे आपको, वो पूरी की पूरी आपको देते हैं। तो ये सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल एक लो बेस से लेकर अबव तक। और दूसरा जो हम कर सकते हैं वो हम अवेयरनेस की वीडियोस देख के लोगों को जितनी कोशिश करें आगाही देने की। जब हम बेसिक से ही एजुकेशन देंगे तो एक जब इंसान को ही इस नॉलेज का पता होगा तो वो खुद ही जाएगा और वो राइट चीज़ लेगा अपने लिए। माउथ वॉश के बारे में कहा जाता है कि ये गम डिजीज़ के अंदर कोई मदद करता है या ऐसे ही है? बिल्कुल करता है। गम डिजीज़ में समटाइम इस तरीके से होता है कि किसी न किसी वजह से आपको मुंह में वैसे इन्फेक्शन हो जाता है, गम्स आपकी इरिटेट हुए होते हैं, कोई फूड आपने ऐसी खा ली या आप ब्रश नहीं कर पाए, तो उसमें फिर आपके मेडिकेटेड माउथ वॉश भी आते हैं। और ख़ास में ये जो स्लाइन होता है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के, इट्स बेस्ट फॉर गम्स। अगर आप इसकी रिंस करेंगे और माउथ वॉश की रिंस करेंगे तो वो जितने भी बैक्टीरियाज आपके गम्स को इरिटेट करें उसको वॉश आउट कर देगा और आपके गम्स जो है ना वो इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहिए या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से कि इसको 2 महीने 4 महीने या ऐसे? टोटली डॉक्टर जितना एडवाइस करता है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको 2 हफ्ते के लिए कह रहा है, 4 हफ्ते के लिए कह रहा है, उसके बाद आपने इसको छोड़ने, क्योंकि इसमें मेडिसिन है जो कि आपके उस वक्त उस चीज़ के लिए आपको दी जा रही है ताकि वो उस मसले को हल करे। लेकिन अगर आप उसे इंक्रीज़ करेंगे तो जब वो मसला दोबारा आएगा तो वो फिर मेडिकेशन आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। किसी को कितनी बार डेंटल सर्जन के पास या डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? रेगुलर 6 मंथ्स के बाद चेकअप के लिए जाना चाहिए। देखिए अगर आप जो है ना अपनी अच्छी ओरल हाइजीन भी रख रहे हैं, बहुत अच्छा रख रहे हैं, फिर भी आपको 6 मंथ्स के बाद रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट किसी न किसी कोताही की वजह से कोई ना कोई कैविटी उसमें स्टार्ट हो जाती है या किसी न किसी वजह से वो फ्लॉस नहीं यूज़ करता तो उसमें उसको जो है ये प्लाक डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो 6 मंथ्स के साथ अगर वो रहेगा, अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट भी हो गई है ना, लाइक लास्ट वाले जो दांत होते हैं ना आपके विजडम, उसमें अच्छे तरीके से पेशेंट नहीं ब्रश कर पाता, कुछ लोग उधर तक ब्रश लेके जाते हैं उन्हें उल्टी आने लग जाती है, गैग रिफ्लेक्स हो जाता है, तो वो फिर उसको ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे फूड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, पॉकेटिंग हो जाती है, उसमें पेन हो जाता है, उसमें कैविटी लग जाती है। तो जब आप मंथली चेकअप कराते रहेंगे तो डॉक्टर भी आपको बताएगा ना कि आप इस तरीके से प्रिकॉशन रखें, विजडम को इस तरीके से साफ रखें और बाकी दांतों को इस तरीके से। अगर कोई कैविटी स्टार्ट हो गई है, कोई फूड आपको लग रहा है मेरा यहाँ फूड स्ट्रक होना स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी उधर ही उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो आगे जाने ही नहीं देंगे। एक और सवाल अभी जहन में आया कि जो विजडम टूथ होता है ये सबसे बाद में क्यों आता है सारे दांतों के बाद, इसकी क्या रीज़न है? वैसे मेरे पर्सनली जो मेरा इसमें एक समझ आती है वो मुझे ये लगता है कि जो पहला आपका मोलर है ना, जो पहला आपका पक्का दांत है वो 6 साल की उम्र में आता है, 6 ईयर। मतलब एक बच्चा बहुत छोटा होता है और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि ये आपका जो है ना पहला पक्का दांत आ गया, वो यही समझते हैं कि ये गिरेगा और इसकी जगह पर भी दांत आएगा। तो किसी न किसी वजह से अगर वो दांत आपका डिके हो गया है, ख़राब हो गया, रूट कैनाल कर लिया, बिल्कुल एक्सट्रैक्शन करानी पड़ी, तो विजडम दांत जो है जो कि 18 से 22 साल की उम्र में आ रहा है वो इसकी जगह ले सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू, या फिर अर्ली स्टेज में वैसी जगह बंद हो गई, वो सेकंड मोलर आ गया, फिर थर्ड मोलर उसकी जगह ले लेगा, ऑर्थो ट्रीटमेंट्स के थ्रू आप खींच के लेके आ सकते हैं। और जो एक और चीज़ है वो ट्रांसप्लांट होती है कि आपने इसको उठा के विजडम को सेकंड जो आपका मोलर है ना उस जहाँ पे आपने इसको इम्प्लांट कर दिए।
तो इस वजह से ये नाकारा नहीं है, इसका कोई ना कोई मकसद है जो ये लेट आता है। बिल्कुल। अच्छा, हल्की गम डिजीज़ के बारे में जो है ना, इसका कोई इलाज है कि हल्की गम डिजीज़ है तो इसका कौन सा नॉर्मल सा इलाज हो सकता है? हल्की इन्फेक्शन, हाँ हल्की है, नॉर्मल जो Normal, स्टार्ट जी, हुई है, बस उसका यही है कि आप जो है वो फ्लॉस इस्तेमाल करें और एक चेकअप करवाएं डेंटिस्ट के पास आके कि कहीं आप लोगों को स्केलिंग की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सम टाइम इस तरीके से होता है कि हल्की हल्की फूड, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हल्की हल्की फूड डिपॉजिट्स भी उनके गम में जो है वो इरिटेशन कॉज करते हैं, तो वो उनकी लाइट सी स्केलिंग होगी, थोड़ी सी मेडिकेशन दी जाएगी, एक टूथपेस्ट दिया जाएगा ब्लीडिंग गम के लिए, और साथ में उनको थोड़ा सा तरीका बताया जाएगा कि कब कब ब्रश करना है, फ्लॉस कैसे करना है, तो विद इन वीक उनका ये मसला ठीक हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग के अंदर गम डिजीज़ में कैसे मदद होती है? जब एक जो आपके फूड डिपॉजिट्स हैं वो डीप चले गए हैं, थोड़े से आपकी गम्स को उन्होंने इरिटेट कर दिया, पॉकेट बन गया और वहाँ से वो पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से डीप चले गए हैं, तो कैविटी के अंदर चले गए? नहीं, दांत और गम को गम्स ने थोड़ी सी जगह छोड़ दी और एक पॉकेट बन गया, उसमें ये डिपॉजिट्स जो है ना ये जमा होना स्टार्ट हो गया, accumulate हो जाता है। यस, तो देखिए फिर तो आप ऊपर ऊपर से ब्रश करें, आप नीचे तो नहीं जा रहे ना, वो फिर प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग होती है, वो एक जो है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डीप जाते हैं और गम की रूट के इर्द गिर्द उन जो पार्टिकल्स हैं और वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो नॉर्मल नहीं निकाले जा सकते, उसको जो रिमूव किया जाता है। फिर वह अगर पेशेंट अच्छी ओरल हाइजीन रखता है तो ये गम वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे हल्की गम डिजीज़, अब हम बात करें कि ज़्यादा गम डिजीज़ है तो इसमें कौन सी सर्जरी की जा सकती है? अगर तो आप बिल्कुल एंड स्टेज की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही जो है आपके दांत जो है वो ख़राब होगी, ठीक है, तो इसमें जो है ना इधर तक आपकी गम्स ख़राब हो चुके हैं कि अभी वो हम उसको सेव कर सकते हैं, तो उसमें लेज़र सर्जरी आ जाती है। एक तो सबसे पहले हम स्केलिंग करेंगे, फिर डीप स्केलिंग करेंगे, सबसे पहले कॉज रिमूव करेंगे, ठीक है, कि जो चीज़ इसको इरिटेट करी आपकी गम्स को, हमने स्केलिंग की, डीप स्केलिंग की, फिर उसके बाद हम एक लेज़र सर्जरी करते हैं। लेज़र जो आपका दांत के इर्द गिर्द जितने भी जो बेचारा इन्फेक्टेड हो चुका है गम, जो कि अब दांत के साथ अपना बॉन्ड नहीं बना रहा, उसको हम काट देते हैं लेज़र के थ्रू, पीछे हेल्दी गम रह जाता है, तो वो गम छोटा नहीं हो जाता? अंदर जा रहे हैं हम, अच्छा, हम दांत के अंदर जा रहे हैं, okay. ये दांत है, ये इसकी रूट है और हम इसके अंदर जा रहे हैं और वो हमने गम काट दिया और वो बाकी हेल्दी गम उसके साथ आके स्टिक कर जाएगा। और फिर आपको पता है गम जो हमारे मुंह का मिकोजा है उसकी इतनी अच्छी खूबसूरती है कि अगर आप उसमें ना बम भी ब्लास्ट कर देना वो रीग्रो कर जाता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। ऊपर से नीचे जैसे आप जाते जाए ना, ऊपर ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे आप पाँव की तरफ जाएंगे ग्रोथ कम होने लग जाती है, तो ऊपर वाले गम्स जो है ना वो फ़ौरन रीग्रो कर जाते हैं अगर आप इनकी जो है अच्छी इनको मेंटेन करेंगे तो। क्या गम टिश्यू जो है वो नुकसान के बाद दोबारा फिर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, जैसे कि डिपेंड करता है ना डिके कितना हो चुका है। अगर तो अर्ली स्टेजेस पे हैं, जैसे कॉज रिमूव करेंगे, इरिटेशन ख़त्म होगी, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा डीप हो गया, डीप स्केलिंग करेंगे, आपने कॉज ख़त्म कर दी, वो ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा डीप हो गया, आपने लेज़र सर्जरी कर दी, वो डिजीज़ टिश्यू ही आपने ख़त्म कर दिया, जो हेल्दी टिश्यू रह गया वो आके वापस दांत के साथ जो है वो लग जाएगा, अटैच हो जाएगा और आपका मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही गम ही आपके रिसीड कर गए हैं, आपकी बून ही ख़त्म हो गई है, फिर एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर किसी को माजी में गम डिजीज़ हो चुकी हैं, क्या वो डेंटल इम्प्लांट लगवा सकता है? देखिए इम्प्लांट ठीक है, इम्प्लांट लगवाने के लिए 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बोन अच्छी है और आप अपने गम्स का ख्याल नहीं रख रहे, इम्प्लांट 100% फेलियर की तरफ जाएगा। ना सिर्फ आपकी बोन अच्छी होनी चाहिए, आपकी गम्स का हेल्दी होना इम्प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक पेशेंट अपने दांतों का ख्याल नहीं रख सका और जिसकी वजह से उसको बोन लॉस भी हुआ है और उसके गम्स भी इरिटेट हुए हैं, तो वो इम्प्लांट उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसको ब्रश करने की आदत नहीं है, वो अपने दांतों को साफ़ रखने की उसकी आदत नहीं है। अगर वो ये पेशेंट समझ रहा है कि मैं अपने सारे दांतों को निकाल के इम्प्लांट लगवा लूँगा और फिर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर वो ब्रश अच्छा नहीं करेगा, ख्याल नहीं रखेगा, तो इम्प्लांट भी उसकी फेलियर की तरफ जाएंगे, निकल आएंगे इम्प्लांट बाहर। तो जो इंसान अपने गम्स का ख्याल नहीं रखेगा वो इम्प्लांट ना लगवाए। अच्छा, मसूड़ों की जो सेहत है, अहम बात कौन सी लोगों को जाननी चाहिए कि हाँ ये जो है ये हमें पता होना चाहिए सेहत के हवाले से?
आपने ये देखना है कि आपका जो दांत है ना, ठीक है, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो गम के बाहर है, जो नज़र आ रहा है, एक हिस्सा है जो गम के नीचे है, बून के अंदर है, वो नज़र नहीं आता, ठीक है। जो हिस्सा बाहर नज़र आता है वो बड़ा प्यारा, कुछ लोगों का ज़्यादा वाइट होता है, कुछ लोगों का नॉर्मल वाइट होता है, तो ये वाइट होता है, इसे कहते हैं क्राउन, जो हमें बाहर नज़र आ रहे हैं दांत। लेकिन जो नीचे रूट है वो होती है ज़रा येलोइश। जब आपको ये लगे कि मेरे जो गम के पास जो एरिया है ना वो येलोइश होना स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके गम्स नीचे जा रहे हैं, आपकी गम नीचे जा रहे हैं और आपकी रूट्स विजिबल हो रही हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट ठंडा पानी पिएगा, आइसक्रीम खाएगा, उससे सेंसिटिविटी का भी इशू आता है क्योंकि उसकी रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं। तो आपने अपनी गम्स के लिहाज से ये देखना है कि ये नोट रखना है कि आपको ये तो नहीं लग रहा कि मेरी जो गम्स हैं वो नीचे जा रही हैं, इसकी रिसीजन हो रही है किसी भी वजह से। वेदर पेशेंट बहुत हार्डली ब्रश कर रहा है, बहुत हार्डली आप फ्लॉस यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल ब्रश कर ही नहीं रहा और गम्स की ब्लीडिंग की वजह से उसके गम्स नीचे जा रहे हैं और उसको दांतों के दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक वाइट आ रहा है और एक येलो आ रहा है, इसका मतलब है रूट विजिबल हो रही है। तो इन केसेस में उनको ख्याल रखना चाहिए। अगर हम आज की पॉडकास्ट को एक बिल्कुल समराइज़ करते हैं तो आप नाज़रीन के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे फाइनली मैं अपने नाज़रीन को ये एडवाइस करना चाहूँगी, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सिर्फ ब्रश करते हैं और उन्हें नहीं लगता कि फ्लॉस की कोई अहमियत है। फ्लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेली बेसिस की यूज़ पे। जब तक आप डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करते रहेंगे और विद अच्छे ब्रश आप सही डायरेक्शन में गुड ब्रशिंग करते रहेंगे, आपको ना कभी कैविटीज़ होंगी, ना कभी गम्स इशू आएंगे और ना कभी ब्लीडिंग गम्स आएंगे। तो मैं ये अपने जो हमें देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली अपनी डेली बेसिस की रूटीन में आप सुबह ब्रश, शाम को ब्रश, फिर शाम को फ्लॉस, और अगर फ्लॉस नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इंटरडेंटल ब्रश ले लें या वाटर फ्लॉस ले लें। और दिन में जब भी कुछ भी खाएं आप कुली करें, कुली नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। ज़ुबान लगती नरम है लेकिन जब आप अपने दांतों के साथ लगाएं तो ये बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है, आपके दांतों को साफ़ कर देता है। कुछ भी खाएं, आपका दिल कर रहा है कि चॉकलेट खाने को, डेली बेसिस पे तो नहीं लेकिन इंसान है, चॉकलेट कुछ भी खाने का दिल कर सकता है, कैंडी खाने का दिल कर सकता है, खाएं, लेकिन फिर उसको अपने दांतों के साथ स्टिक तो ना रहने देना, ये तो आपका फ़र्ज़ है ना। आप खाएं, खाने से मना नहीं करते, लेकिन अगर वो स्टिक रहेगी आपके दांतों के साथ, आप उसके बाद जाके कुली नहीं करें, अपने मुंह की पीएच को चेंज नहीं करें, आप अपने दांतों को साफ़ नहीं करें, फिर आपको इश्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान के साथ जो भी पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं, आप उसके फ़ौरन बाद या तो ब्रश कर लेते हैं या कुली कर लेते हैं, तो फिर ऐसे इशू नहीं आएंगे। तो अपनी आप हैबिट अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये दांत आपके साथ जो है ना, जब आप इस दुनिया से जाएंगे साथ ही जाएंगे। लेकिन अगर नहीं केयर करेंगे तो फिर इसी दुनिया में छोड़ जाएंगे अपने दांतों को और आर्टिफिशियल चीज़ों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो इसमें ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि बिंग अ मुस्लिम अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम 5 दफ़ा जाके कुली करते हैं, तो उससे भी हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो लोग इस हैबिट के साथ साथ अपनी ब्रशिंग को भी अच्छा रखते हैं और अपनी जो है रेगुलर चेकअप भी कराते हैं, फ्लॉस भी यूज़ करते हैं, तो फिर उनको कभी भी दांतों का इशू नहीं होता। तो ये भी हमें बहुत फ़ायदा है कि हम अगर अपनी नमाज़ रखते हैं 5 वक्त के साथ तो हमारे दांत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि हम कोई फूड पार्टिकल कुछ रहने ही नहीं देते अपने दांतों पे और हम रिंस करते रहते हैं दिन में 5 दफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारा एक नॉलेज सेशन था सबको नाजरीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।